Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली है नर्सेज के लिए। ये सिर्फ ना नर्सेज की है, इसके साथ साथ एमपीएचडब्ल्यू, एएनएम्स, नर्सेज, सिस्टर ट्यूटर, बहुत सारी वैकेंसीज है सबकी। तो हमारा एडवर्टीजमेंट नंबर है 04-2026। तो अब देखते हैं इसमें इसकी जो है कब से स्टार्ट हुआ है, कब तक की लास्ट डेट है, ये सारी डिटेल्स इस एडवर्टीजमेंट के बारे में हम आपको वन बाय वन बताएंगे। तो सबसे पहले ये जो डेट है कब से शुरू हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसकी 9 फरवरी से। ठीक है, 9 फरवरी 2026 से। और लास्ट डेट है सबमिशन की 23 फरवरी 2026। और ये रात के 12 बजे तक, मतलब 11:59 PM तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन रहेंगे, उसके बाद क्लोज हो जाएंगे। फी डिटेल्स, अगर हम फीस देखते हैं तो किसी भी पोस्ट के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। ठीक है, इनमें क्या है, बीसीए मतलब बैकवर्ड कास्ट ए, मतलब ग्रुप 1, बैकवर्ड कास्ट ग्रुप 2 और ईडब्ल्यूएस। इसमें ना पूरी डिटेल दी हुई है। इस ये जो सर्कुलर है, हमारा एडवर्टीजमेंट है, इसमें पूरी डिटेल है कौन किस कैटेगरीज में कौन कौन सी कास्ट आती है। ठीक है, तो इनके लिए क्या दिया है कि जो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद। ठीक है, और वहां से लेके कब तक, जो हमारी क्लोजिंग डेट है दैट इज 23 फरवरी तक ये रिलीज, मतलब ये इशू होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं है। अब डीएससी और ओएससी कैंडिडेट्स, यानी कि ये डीएससी और ओएससी कैंडिडेट्स कौन से हैं, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट या अदर शेड्यूल कास्ट डिटेल्स, ये भी इसमें दिए हुए हैं सारे कैंडिडेट्स, कौन सी कास्ट इनमें आती है। तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू होना चाहिए, 13 नवंबर 2024 के बाद। ठीक है, और कब तक, हमारी क्लोजिंग डेट 23 फरवरी। जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है इनके सर्टिफिकेट इशू जो डेट होती है लास्ट कौन सी होनी चाहिए, क्लोजिंग डेट। अगर इसके बाद आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा, और इस ये जो डेट्स दी हुई हैं इनसे पहले का भी है तो भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन के बीच में होने चाहिए ये सर्टिफिकेट्स। उसके बाद है जी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यूड इशूड फॉर फैमिली मेंबर ऑफ ईएसएम। ईएसएम क्या होता है, एक्स सर्विसमैन जो लोग होते हैं उनके लिए। ठीक है, उनके बच्चे या जो भी उनपे डिपेंडेंट होता है उनके लिए। तो इनके लिए कौन सी डेट है इनके सर्टिफिकेट के लिए, ऑन एंड आफ्टर 10 फरवरी 2025, 10 फरवरी 2025 से जो क्लोजिंग डेट है उसके बीच में ये सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। अब अब हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कब और कैसे करेंगे, इसके बारे में जो भी है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट आपको बाद में हो जाएगी। अभी से एडमिट कार्ड के बारे में, डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इस सर्कुलर में कुछ भी नहीं बताया गया है। अब ये बहुत सारे इनमें वन बाय वन हेडिंग्स के थ्रू दिया हुआ है। इस एडवर्टीजमेंट को जब आप खोलेंगे तो इसमें सारी डिटेल्स एक एक करके आपको समझाई देगी। अब इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशंस, कौन से लोगों का एप्लीकेशंस वो इनवाइट कर रहे हैं। तो इसकी सीधी सी बात है जी, जिन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हुआ है, क्वालिफाई हो चुके हैं, उन्हीं लोगों को ये ले रहा है। ये हमारा जी लिंक है जिससे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और सेम डेट 9 फरवरी 2026 से लेके 23 फरवरी 2026 तक ये लिंक ओपन रहेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कैसे बाइफर्केशन ऑफ पोस्ट इन्होंने की हुई है, बहुत सारी पोस्ट। सबसे पहले तो मैं आपको देखो, ये जो एग्जाम है इसके लिए कैसे होगा, इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, और ड्यूरेशन कितनी होगी, 1 घंटा 45 मिनट। अब इसमें कुछ और इसको क्वालिफाई करने का मिनिमम क्राइटेरिया, अगर जनरल कैटेगरी है तो 50% है, और रिजर्व्ड कैटेगरी है कोई भी तो 40%, उनको 10% इन्होंने कंसेशन दी हुई है। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि अगर ये जैसे कि टाइम ड्यूरेशन इन्होंने दी 1 घंटा 45 मिनट, अगर कोई बंदा पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू जो होते हैं हमारे, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरीज में आते हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने पर आवर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दी हुई है। ठीक है, तो टोटल 35 मिनट्स इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोवाइड की है इस एग्जाम के लिए। तो अब हम आगे देखते हैं, ये जो टेस्ट है इसके लिए कुछ वो बता देती हूँ। ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। अब इसमें ओएमआर शीट जो होती है वो फिल करनी होती है। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, पर
इसमें है जैसे 4 ऑप्शन पहले होते थे, इसमें 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर है, आप जानते हो 1 2 3 ए बी सी डी, चारों में से कुछ सिलेक्ट कर लीजिए। अगर पांचवा भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो किस लिए है? अगर आपको लग रहा है कि आप ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो क्वेश्चन, तो आपको फिफ्थ वाला जो सर्कल है उसको सर्कल करना, मतलब उसको आपने डार्कन करना पड़ेगा। अगर आपने पांचों में से एक भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया तो आपका 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर क्वेश्चन गलत है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर आपने एक भी ऑप्शन अगर सिलेक्ट नहीं किया तो उसकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो ध्यान रखना, हमने एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं छोड़ना है जिसमें आप मार्क ना करो, सारे ही आपको मार्क करने। आंसर पता है तो वो भरिए, नहीं तो फिफ्थ वाला ऑप्शन मार्क कर दीजिए अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं वन बाय वन कौन कौन सी पोस्ट हमारी हुई है, कितनी पोस्ट हुई है, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट सेंक्शन हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब इसकी असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। देखो, जो ये पोस्ट है इसके लिए हिंदी और संस्कृत इनमें से एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए आपकी मैट्रिक यानी कि 10th में या हायर एजुकेशन में, ठीक है, जरूर होना चाहिए। एज क्या है? 18 टू 42, ऑलरेडी जो एज है बहुत बहुत बड़ा बैंड दिया हुआ है, प्लस जो भी आपकी एक्स्ट्रा कैटेगरीज है उनकी अलग कंसेशंस हैं। उसके बाद है जी एज रिलैक्स, वही जो मैंने बताया, एज रिलैक्सेशन एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट ने जो भी हर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दी हैं वो भी इसके अंदर बताई हुई हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। अब सबसे पहले हम अपनी पोस्ट देखते हैं, ईएसआई हेल्थ केयर। इसमें क्या है? एमपीएचडब्ल्यू फीमेल यानी कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल। उसकी कितनी दी हुई है? पे बैंड कौन से सिट्स में आएंगे? जनरल की 16 पोस्ट है। उसके बाद जो बैकवर्ड क्लास बी कैटेगरी है उसकी 1 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन जनरल की 2 है। एक्स सर्विसमैन डीएससी यानी कि अगर एक्स सर्विसमैन साथ साथ में वो किसी डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट के अंडर आता है तो 1 कैटेगरी है, ठीक है। तो टोटल इन्होंने 20 पोस्ट निकाली है। अब फ्रेंड्स, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल की हेल्थ सेक्शन में भी वैकेंसी निकली है, जो कि कितनी है? मतलब वो भी सेम पे बैंड है 6 हमारा, 212 जनरल में, 54 डीएससी यानी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, 54 ओएससी, 83 बीसीए ए कैटेगरी में, 48 बी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की 60 सीट्स हैं। 42 एट सर्विसमैन जनरल, 6 एट सर्विसमैन डीएससी, 6 ओएससी में, 12 बीसीए में, 12 बीएससी, ये सारी एक्स सर्विसमैन वाली कैटेगरी है। तो टोटल हमारी 595 सीट्स निकली हैं, जो बहुत बड़ा वो है। अब इसमें है विजुअली हैंडीकैप में लो विजन कंसीडर कर रहे हैं 10, ठीक है। कंप्लीट ब्लाइंडनेस नहीं लेंगे, लो विजन की 10 सीट्स हैं, साथ में 8 ओएच की हैं। ऑर्थो, अगर किसी को ऑर्थो वाली प्रॉब्लम है, और एमडी मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो 10 सीट्स इसकी भी हैं, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी इसमें कैटेगरी है, सीट्स हैं। हेल्थ के लिए अब एमपीएचडब्ल्यू सिर्फ फीमेल्स की नहीं, मेल्स के लिए भी निकली है। तो मेल्स की कितनी है जी? 252, मतलब टोटल अगर इसी तरह से बाइफर्केशन हुआ है जैसे फीमेल्स की हुई है, और टोटल इनकी 700 है, फीमेल से भी ज्यादा मेल्स के लिए इसकी वैकेंसी निकली है, ठीक है। इसकी बाइफर्केशन पूरी इसमें दी हुई है 1 बाय 1 हर कैटेगरी में। इस वाली उस सेक्शन में हर कैटेगरी के लिए सीट्स हैं, तो आप सब फिल कर सकते हैं, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे एससी एसटी में आ रहे हो, आप ओबीसी में आ रहे हो, जनरल में आ रहे हो, सबके लिए। तो ये सारी पोस्ट एमपीएचडब्ल्यू के लिए है, मेल फीमेल, ठीक है। अब इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है जी? 10+2 होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके साथ साथ आपकी एएनएम ट्रेनिंग जो होती है एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज्ड है वहां से होनी चाहिए, या तो फिर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो है इसका एक कोर्स होता है वो होना चाहिए आपको, ठीक है, विद मैट्रिक प्रायर टू द डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन। मतलब एक पहले क्या होता था, 10th के बाद ये होता था कोर्स, तो 10th के बाद ये एमपीएचडब्ल्यू का कोर्स हो रखा हो या एएनएम का कोर्स हो रखा हो वो भी वैलिड है, ठीक है। दूसरा क्या है जी, और क्या कंडीशन एलिजिबल होगी? 10+2 किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, एमपीएचडब्ल्यू का कोर्स होना चाहिए, रेगुलर कोर्स होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ जाके डिप्लोमा ले लिया है। यही है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए, या एएनएम कोर्स किया है 10th के साथ हो तो इट इज एलिजिबल। अब हमारी जो और वैकेंसी है इसमें, ईएसआई हेल्थ केयर में एमपीएचडब्ल्यू की भी वैकेंसी है और स्टाफ नर्स की भी है। ये पे बैंड 7 में आ रहे हैं, और इनकी देखो टोटल जो पोस्ट निकली है वो 20 है, जिनमें से मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। जनरल में 2 है, एससीज में 2+2 है। अगर हम बैकवर्ड
अब फ्रेंड्स हमारी ईएसआई हेल्थ केयर में स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली है जो 7 बैंड में आ रहे हैं, ठीक है। इसकी टोटल वैकेंसी निकली है जी 20। इनमें जनरल की भी है, एससी में भी है, ओबीसी में भी है, एक्स सर्विसमैन में भी है पोस्ट। तो आप देख लीजिए पूरा का पूरा डिटेल्स इस एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है। इसके साथ हेल्थ में भी एमपीएचडब्ल्यू भी था और नर्स नर्स के टाइटल से है सेम 7 बैंड की। और नर्स की 296 यानी कि नर्सिंग ऑफिसर जो होते हैं वो 296 वैकेंसीज उनकी निकली हुई है और ये भी ऑलमोस्ट हर सेक्शन में अवेलेबल है, ठीक है। अब है जी डीएमईआर में भी नर्स की वैकेंसी है सेम 7 बैंड। इसमें देखो बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। 1475 टोटल वैकेंसीज 1475 है, ठीक है। जनरल की भी दे है, हर सेक्शंस में इसका बाइफर्केशन है प्रॉपर। अब हेल्थ में एक सिस्टर ट्यूटर की भी पोस्ट है, ठीक है। ये सिस्टर स्टाफ से थोड़ा सा ऊपर होता है, नर्स से सीनियर पोस्ट होती है सिस्टर ट्यूटर की। इसका पे बैंड 8 में आता है और इसकी भी 12 वैकेंसीज निकली है, ठीक है। ये भी एक दो सीट ऑलमोस्ट हर सेक्शन में दी हुई है इन्होंने। तो इस सर्कुलर को जब आप देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल इसकी मिल जाएगी। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, देखो बीएससी होनी चाहिए, पोस्ट बीएससी या जीएनएम। ये मैं बता रही हूँ जो नर्स वाली वैकेंसी है उसके लिए बीएससी या जीएनएम होना चाहिए और वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए हरियाणा नर्सिंग काउंसिल से। और अगर हम बात कर रहे हैं सिट्स यानी कि ये वाली जो नर्स वाली, इसके लिए भी ठीक है, ए ग्रेड नर्स और मिडवाइफरी ट्रेनिंग होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेवंथ जो ये वाला है जिसमें सिस्टर ट्यूटर है, तो इसमें या तो आप बीएससी या पोस्ट बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इसको डीएनईए भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये होना चाहिए। प्लस आपको अगर आपके पास डीएनईए है तो उसके साथ आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ नर्सिंग सिस्टर, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। या तो फिर आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो एज अ स्टाफ नर्स और आपका इसमें जो नर्सिंग काउंसिल है हरियाणा की उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब भी आप इसकी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब जो भी मैंने अभी आपको वैकेंसी बताई है उनमें कहाँ आपको अप्लाई करना है, उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, मेन जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके साथ में आपका जैसे अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज आपको क्या क्या अपलोड करना है। देखो एक तो जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th ऑनवर्ड्स, 10th के बाद 12th या जो भी आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो सब आपने स्कैन करके उसकी कॉपी इसमें डालनी है। लेटेस्ट स्कैन्ड कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए जिसका व्हाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है। और उस पे प्रॉपर डेट और नेम ऑफ द कैंडिडेट मेंशन होना चाहिए, ठीक है। आपकी अभी लेटेस्ट खिंचवाया है उसकी डेट और नेम मेंशन होना चाहिए, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड और कलर फोटो स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए उसकी। आपके सिग्नेचर्स स्कैन्ड सिग्नेचर्स चाहिए, स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर आधार कार्ड और साथ साथ में एक अंडरटेकिंग चाहिए जो एनेक्सर 8। इसमें बहुत सारे एनेक्सर्स लगाए हैं, ठीक है। 10 एनेक्सर्स हैं जो हर चीज के लिए है, कोई एक्सपीरियंस के लिए है, कोई आपकी कास्ट के लिए है, कोई एज रिलैक्सेशन के लिए है, तो बहुत सारे एनेक्सर्स हैं। तो इसमें अगर जो जनरल कैटेगरी वाला बंदा है उसको एनेक्सर 8 लगाना है। अब हम देखते हैं जी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट या फिर अदर शेड्यूल कास्ट, उनको क्या करना है। सेम देखो जो स्टार्टिंग की जो 4 रिक्वायरमेंट है वो सेम है। उसके बाद जो 5th है ये क्या है, हरियाणा बोनाफिडा रेजिडेंट सर्टिफिकेट कि आप हरियाणा के रेजिडेंट हो। इसमें एक और कंडीशन है, जो भी ये जो शेड्यूल कास्ट अदर बैकवर्ड कास्ट इनकी जो कंसेशंस रिलैक्सेशंस हमको मिल रही है, इन्होंने बोला है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उन लोगों को मिलेगा। अगर बाहर स्टेट से कोई लोग इन कैटेगरीज में अप्लाई कर रहे हैं तो वो इन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, पर इन कैटेगरीज में नहीं कर सकते, वो एज ए जनरल कैंडिडेट कर सकते हैं। पर हरियाणा के अगर लोग हैं तो उनके लिए पहले आपको हरियाणा के रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, तभी आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे। उसके साथ साथ आपको स्कैन्ड कॉपी देनी है आपका जो ये डीएससी या ओएससी सर्टिफिकेट है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी, और वो इंस्ट्रक्शंस उसमें प्रॉपर दिया हुआ है। और इसके हिसाब से एक अंडरटेकिंग आपका नेक्सर 8 फॉर्म भी दिया हुआ है, वो उसमें भी आपको फिल करके वो भी अपलोड करना है। अब बीसीए नॉन क्रीमी लेयर जो कैटेगरी ए है बैकवर्ड कास्ट की, उसके लिए 4 हमारे सेम है, 5th में वही रेजिडेंट सर्टिफिकेट। उसके अलावा इसके लिए भी स्कैन कॉपी देनी है, जो आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है कब से कब तक है वो मैं बता चुकी हूँ।
एलिजिबल होगा ये सर्टिफिकेट। उसके अलावा उसके पास अगर कोई और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं साथ में। अंडरटेकिंग फॉर्म 8 एनेक्सर 8। बी के लिए सेम 4 कंडीशंस, रेजिडेंट सर्टिफिकेट और जो बी सर्टिफिकेट है ये नॉन क्रीमी लेयर का ही होना चाहिए, ठीक है। एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कब से कब तक है वो हम बता चुके हैं साथ में। अगर कोई और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है या 8 फॉर्म। इकोनॉमिकल सेक्शंस जो वीकर सेक्शंस हैं सेम, उन सब का सेम चीजें आ रही हैं देखो बार बार कि सारी इन सब के डॉक्यूमेंट्स, उनका रेजिडेंट सर्टिफिकेट इन सारी कंडीशंस में, नहीं तो वो जनरल में चले जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो डेट एप्लीकेबल है वो भी मैं बता चुकी हूँ कब से कब तक है। और एनेक्सर 8 ये सब हमें सबमिट करना है ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं इसमें कि आपको क्या क्या सबमिट करना है। हाँ फ्रेंड्स, अब हमारी एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्लैब हमें दिया है 18 टू 42, कोई छोटा स्लैब नहीं है। स्टिल कुछ कंडीशंस में जो भी हमारी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें हमें एज रिलैक्सेशन और ज्यादा दिया है। जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लास दोनों के लिए 5 इयर्स और प्लस है। 42 में 5 इयर्स, 47 इयर्स तक की आपको कंसेशन है। अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको 10 ईयर की रिलैक्सेशन है। पर अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन SC ST कैटेगरी में या बैकवर्ड क्लास में और आता है तो उसको +5 और मिलेंगे, ठीक है। यानी कि उसको 15 ईयर की रिलैक्सेशन है COD कैटेगरी में, ठीक है। तो और अगर किसी मिलिट्री पर्सनल की वाइफ इसमें ट्राई कर रहे हैं उसको भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। कोई अनमैरिड वुमेन्स वगैरह का तो इसमें ज्यादा नहीं है। 5 ईयर रिलैक्सेशन उनको भी मिलती है इस कैटेगरी में। साथ में आपको जो प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस है, देखो जितना आपका अडॉक पे है, आप डेली वेजेस पे हो, उस कंडीशन में भी आपको एज रिलैक्सेशन मिली है। पर कैसे मिलेगी? जितने इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है उतना, बट दैट शुड नॉट एक्सीड इन ऑल द केसेस। जो आपकी एज है वो 52 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। सेम एक्सपीरियंस में अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। पर 52 से ऊपर नहीं जानी चाहिए एज। इसमें एक और कंडीशन भी है कि अगर आप पहले किसी जॉब के लिए ये एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बोला डेली वेजेस एडहॉक, इसका एडवांटेज ले चुके हो इस जो एज रिलैक्सेशन का, तो आपको दोबारा नहीं मिलेगी इस कंडीशन में। और इन सारी चीजों के लिए आपके एनेक्सर्स हैं जो फिल करने होते हैं, तभी आपको एक कंसेशन मिलेगी, ठीक है। अब इसमें एक और कैटेगरी है फ्रेंड्स कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप ग्रुप में आ रहे हो और आप अनेबल टू राइट हो, आप लिख नहीं सकते हो, तो आपको एक बंदा मिल सकता है, स्क्राइब आपको मिलेगा जो आपका पेपर करेगा, ठीक है। जिन कंडीशंस में, जैसे आपको अगर आपको सेरिबल पाल्सी वगैरह है, मोटर डिसेबिलिटीज ज्यादा हैं, सीवियर केस है, उन कंडीशंस में तो उनको ऐसे उसमें भी कैटेगरी वाइज इसमें डिवाइड किया हुआ है। विदाउट अटेस्टेशन उसको अलाउ किया जाएगा, बट उसका भी एक फॉर्म फिल किया जाएगा। पर कुछ कंडीशंस जिनमें अगर आप चाहते हो कि आपको मिले, कोई प्रॉब्लम है वो नहीं लिख पा रहा है, जो इसमें कंडीशंस नहीं दी गई है, जैसे सेरिबल पैल्सी वगैरह उसको नहीं है, फिर भी वो चाह रहा है कि इस एग्जाम को देना है, तो उन कंडीशंस में क्या है, स्क्राइब मिलने के लिए उसको किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के CMO या मेडिकल सुपरिटेंडेंट से उसका फॉर्म अटेस्ट करवाना पड़ेगा कि हाँ जी ये बंदा लिख नहीं सकता, ये कर सकता है, तो उसको स्क्राइब मिल सकता है। अब उसकी जो है, जो स्क्राइब है उसकी जो क्वालिफिकेशन हो, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से डिस्क्रिपेंसी बाद में मिलती है तो आपका जो ये है इसको कैंसिल कर दिया जाएगा आपके एग्जाम को, ठीक है। तो इस तरह की काफी सारी इंफॉर्मेशन इस एडवर्टीजमेंट में दी गई है। आपको और डिटेल्स चाहिए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चंस भी लिखिए जितने भी आपके डाउट है इससे रिलेटेड। इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है उसके रिलेटेड हम एक और वीडियो बनाएंगे। आपको कोई भी डाउट होता है पढ़ने के कंटेंट से रिलेटेड तो हमारी वीडियोस देखिए, उसमें बहुत सारे हम क्वेश्चनेयर्स भी देते हैं, डिटेल स्टडी मटेरियल भी देते हैं जो आपको इन एग्जाम्स में हेल्प करेगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।